सबसे पहले आपको बताएं, बुहीरा अरब में उठने वाले समुद्री तूफान बिपरजॉय की सिंध के साहिलों की जानिब पेशकदमी जारी है। समुद्री तूफान इस वक्त ठट्ठा से 460 किलोमीटर, कराची से 470 किलोमीटर दूर रह गया है। ठट्ठा, सिजावल और बदीन के साहिली इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। केटी बंदर साहिल पर पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। बदीन के साहिली इलाकों में पानी माहीगीरों की बस्ती के करीब पहुंच गया है। कराची में आज से 17 जून के दौरान साहिली पट्टी पर आंधी और मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। तूफान के मरकज के अतराफ समंदर में शदीद तुग़यानी है और लहरें 30 फीट तक बुलंद हो रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान जुमेरात को सिंध के केटी बंदर साहिल और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराएगा। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, समुद्री तूफान बिपरजॉय के असरात सिंध की साहिली पट्टी केटी बंदर पर नमूदार होना शुरू हो गए हैं। वहां से क्या तफसीलात हैं, हमारे नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी हमारे साथ हैं, उनका रुख करते हैं। शाहिद, बताइएगा क्या मनाजिर आप देख रहे हैं और यहाँ पर इकदामात क्या किए गए हैं? जी, बिपरजॉय नामी जो तूफ़ान है वो केटी बंदर और साहिली पट्टी पर जो उसके असरात आज सुबह से जो है देखने में आ रहे हैं। मैं इस वक्त केटी बंदर के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर आज सुबह से जो है हवाओं के तेज़ झोंके और जो बादलों की आग मचोली है उनका सिलसिला जारी है। यहाँ पर कभी तेज़ बारिश और कभी हल्की बारिश का सिलसिला जो है शुरू हो जाता है और कभी बारिश बंद हो जाती है। कभी ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं तो कभी बिल्कुल हब्स और शदीद गर्मी हो जाती है। यहाँ पर केटी बंदर जो शहर है उसको शदीद ख़तरा लाक था, जिसके बाद इंतज़ामिया ने, आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे, कि केटी बंदर शहर को खाली करा लिया है। ये केटी बंदर शहर का जो मेन बाज़ार है जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर ये इंडोर गेम्स की दुकानें थी। ये जहाँ पर जो लोग केटी बंदर के शहरी थे वो अपना वक्त पास करने के लिए यहाँ आते थे, खेलते थे। लेकिन आज ये इस वक्त ये दुकानें बंद हैं। यहाँ पर जो खाने के होटल हैं, जो मुर्गी की दुकानें थी, जो कोल्ड ड्रिंक की दुकानें थी, ये पूरा बाजार जो है पूरा बाजार इस वक्त खाली है और केटी बंदर शहर को खाली करा लिया गया है। बिपरजॉय के पेश नज़र ये इक़दाम किए जा रहे हैं। शायद बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल्स दी। समुद्री तूफान बिपरजॉय की शिद्दत में कुछ कमी हुई है। एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म से अब ये वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका है। समुद्री तूफान के असरात कराची में गर्दालूद हवाओं, बादलों और तेज लहरों की सूरत में नजर आ रहे हैं। उनीबा ज़मीर शाह अपडेट कर रही हैं इससे मुतालिक, उनका रुख करते हैं। जी उनीबा। बिपरजॉय के ज़ेर असर कराची में मौसम के रंग बदल गए। आसमां बादलों से भर गया, समंदरी हवाएं थम गईं और राजस्थान से आने वाली गर्द आलूद गर्म हवाओं ने फिजाई मियार मुजरह सेहत करके कराची को दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर पहुंचा दिया। 15 जून की दोपहर या शाम में समुद्री तूफान वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की शिद्दत रखते हुए जुनूब मशरकी सिंध में केटी बंदर के इतराफ और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराएगा। इस दौरान समुद्री तूफान में हवाओं की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है। अगर इसके इम्पैक्ट के हिसाब से कराची की बात की जाए तो कराची में आज भी हवाएं रहेंगी। चंद एक मकामात पर हल्की बारिश गरज चमक के साथ हीटिंग की वजह से हो सकती है। ताहम कल से 16 की शाम या 17 तारीख तक कराची में वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश और तेज़ हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है। मौसमियाती तजियाकार बताते हैं कि बुहर अरब के सतह समंदर के ज़ायद दर्जा हरारत समुद्री तूफानों की शिद्दत में इजाफे के साथ इनकी तादाद में भी इजाफा कर रहे हैं। पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि बहर अरब में जो समुद्री तूफानों की शिद्दत है उसमें काफ़ी हद तक जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। साथ ही साथ इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो तादाद है, उसमें भी काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है। करंटली अगर इसी तूफान के साइक्लोन बिपरजॉय के हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त बहर अरब के जो सी सरफेस टेम्परेचर हैं वो मामूल से काफ़ी हद तक ज़्यादा हैं, 30 से 32 डिग्री के दरमियान मौजूद हैं। इन दिनों भी बुहर अरब के सतह समंदर के दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक ये मामूल से ज़ायद दर्जा हरारत है जो बिपरजॉय की शिद्दत बरकरार रखने में साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं। माहिरीन कहते हैं कि बिपरजॉय वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की सूरत में लैंडफॉल करेगा और इसकी शिद्दत कम होने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ उनीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी चश्मा गोट पहुँच गए हैं। उन्होंने मुमकिन तूफ़ान के पेश नज़र साहिली पट्टी का दौरा किया और माहीगीरों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत की।
मजीद जानते हैं दानियाल सैयद से, जो इस वक्त वज़ीर आला सिंध के साथ मौजूद हैं। जी दानियाल। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं चश्मा गोट में और हमारे साथ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मौजूद हैं, जो यहाँ का विजिट करने के लिए निकले। उनसे मजीद जानते हैं। कल मैं ठट्टा सिजावल बदीन की तरफ गया था। आज यहाँ जो साहिली पट्टी है, मैंने शहर का भी दौरा किया है कि बिल बोर्ड्स की रिमूवल हो जाए और यहाँ पे लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए भी जायज़ा लिया है। डिप्टी कमिश्नर भी हैं मेरे साथ, महमूद आलम जामुन साहब भी, चीफ सेक्रेटरी साहब, कमिश्नर साहब भी मेरे साथ हैं और इंशाल्लाह ताला लोगों को प्रोवाइड की जाएगी फैसिलिटी कि इनको इवैक्यूएट किया जाए। मैं एक दो मैसेजेस आपकी तवज्जुह से और जियो चैनल की तवज्जुह से देना चाहता हूँ कि मैं पहले भी कह चुका हूँ लोगों को कि गैर ज़रूरी तौर पे इस तूफ़ान के दौरान, अभी से देखें आप हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं और बारिश भी हो रही है, लेकिन अभी और तेज़ होगी, तो इस तूफ़ान में गैर ज़रूरी तौर पे घरों से ना निकले, नंबर 1। नंबर 2, अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ उनको सिक्योर यानी मजबूत करें। जी बिल्कुल, ये आपने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का बयान सुना। उनका कहना है कि शहरी जो है वो इस जो समुद्री तूफान है उससे परहेज करें, गैर ज़रूरी तौर पे अपने घरों से बाहर ना निकले। जो हुकूमती मशीनरी है उनसे हिदायत की जा रही है कि फौरी तौर पर इन माहीगीरों को आगाह किया जाए और जिस हद तक मुमकिन हो सके शहर से साइन बोर्ड हटाए जाएं, ताकि जो सैलाबी जो सूरत हाल अगर हो सकती है तूफ़ान के बायस, तो उससे बचा जा सके। जी। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने बजट को हिंसों का गोरख धंधा और झूठ का पलंदा करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आमदन, अखराजात और GDP तखमीने से हुकूमती मुआशी माहिरीन भी मुत्तफिक नहीं है। तनकीद करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि हद तो ये है कि वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा के हिंसों से उनके शौहरे नामदार भी इत्तफाक नहीं कर रहे। हिंसों का गोरख धंधा है और झूठ का पलंदा है, हकायक के बरक्स है। जो उन्होंने रेवेन्यू लेवल दिया है, जो अपना एक्सपेंडिचर लेवल दिया है, जो फिस्कल डेफिसिट का उन्होंने एक अंदाज़ा दिया है, जो GDP ग्रोथ का उनकी जो एस्टिमेट है, वो उनके अपने माहिरीन इस चीज़ पर जो हैं, जो माशी माहिरीन हैं, वो मुत्तफिक नहीं है। हैरान होंगे आप कि हमारी वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस साहिबा बहुत काबिल हैं, मैं बहुत एहतराम करता हूँ। उनके अपने शौहरे नामदार जो हैं वो उनके दिए हुए फिगर से मुत्तफिक नहीं हैं। उनके बकौल मैं आज ही सुन रहा था उन्हें कि ये जो इन्होंने बजट दिया है ये IMF के फ्रेमवर्क के बरक्स है। दोनों बड़ी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इस वक्त एक महाजराई की कैफियत में है चेयरमैन नादरा की अपॉइंटमेंट पर और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपॉइंटमेंट पर खींचातानी चल रही है। ज़रा आप हुकूमत की तरजीहात का मुलाहिजा कीजिए। अहम खबर यह है कि चेयरमैन नादरा तारिक मलिक का आज मुस्ताफ़ी होने का इम्कान है। ज़राए का बताना है कि चेयरमैन नादरा आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करके इस्तीफ़ा पेश करेंगे। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे एजाज सैयद से। एजाज, बताइए वजह क्या है चेयरमैन नादरा के मुस्ताफ़ी होने की? जी, मल्टीपल वजूहात हैं चेयरमैन नादरा तारिक मलिक के हवाले से। आपको पता है कि कुछ दिन पहले हमने एक रिपोर्ट भी किया था कि FIA में नादरा के हवाले से एक इंक्वायरी भी हो रही है। FIA इस्लामाबाद में इसकी इंक्वायरी हो रही है और नादरा के अंदर कुछ करप्शन और खुर्द-बुर्द की इतलात थी जिसके ऊपर ये इंक्वायरी हुई थी और इसमें चेयरमैन नादरा तारिक मलिक को भी बुलाया गया था, उनसे पूछगीछ के लिए बुलाया गया था। साथ ही साथ जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तारिक मलिक चूंकि पहले भी बैनुल-अक़वामी इदारों में काम करते रहे हैं और ये जो इंक्वायरियों का सिलसिला हुआ है उसके पेश नज़र अब वो वापस निजी शोबा में जाना चाहते हैं और तो कोई ये की जा रही है कि वो किसी वक्त वज़ीर आज़म से मुलाकात करके। अच्छा, बड़ी अहम बात आप इंक्वायरी से मुतालिक बता रहे हैं, लेकिन ये भी बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी ने भी आज कहा कि चेयरमैन नादरा के ओहदे के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग में कुछ रस्साकशी जारी है। क्या ये बात ठीक है और अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है? बात
बात यह है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसने जो मौजूदा जो चेयरमैन नादरा है तारिक मलिक, उनके हक में लॉबी की थी और जब पीपल्स पार्टी को पता चला था कि तारिक मलिक को हटाया जा रहा है और इस हवाले से ये भी पीपल्स पार्टी को मालूमात है कि जो इंक्वायरी है उनके खिलाफ शुरू की गई है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती थी कि तारिक मलिक जो है वो अपने ओहदे पर कायम रहें, लेकिन इसके ऊपर जो हुकूमत है, हुकूमत ने अपनी मालूमात जो है वो पीपल्स पार्टी से शेयर की थी और जिसकी नतीजे के तौर पे ये जो इस्तीफा है वो भी आपके सामने आ रहा है। ये इस्तीफा किन बुनियादों और किन शराइत पर दिया जा रहा है इसकी तफसीलात तो आज शाम तक क्लियर हो जाएंगी, लेकिन ये है कि इस मामले पर दोनों जमातों में एक मुख्तलिफ ये सारा मामला। बहुत शुक्रिया एजाज सैयद। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। 11% तक पहुंच जाता है और जब हम सूबों को देने लगते हैं तो कोई कैलकुलेशन करे तो वो कोई कहता है 18, कोई कहता है 17, ना जाने वो क्या फीसद होती है। तो 0%, तकरीबन 0%, यानी 1% पे 50-100 सेठों को ये 4 से 6 बिलियन डॉलर दे दिए गए। सोचिए आप कि आपकी बोरोइंग की कीमत क्या है और आप सेठ को किस कीमत पे दे रहे हैं। और सवाल ये उठता है कि भाई क्यों, काहे को दे रहे हैं सेठ को? क्या यहां पे गरीब लोगों की कमी है? क्या यहां पे जो वो तबका जो छोटे छोटे कारोबार कर सकता है उसकी कमी है? चेंबर सिर्फ सेठों को रिप्रेजेंट तो नहीं करता, चेंबर तो एसएमई का अड्डा है, एसएमई की रिप्रेजेंटेशन करता है। तो वो एसएमई की आवाज कहां है इसमें? चंद सेठों को, 50-60 सेठों को, बगैर ये सोचे हुए कि आपके पास गैस है, बगैर ये सोचे हुए कि आपके पास बिजली है, आपने सिर्फ चंद सेठों को फायदा पहुंचाने के लिए 4 से 6 बिलियन डॉलर, 4000 से 6000 मिलियन डॉलर ऐसे 50-100 लोगों में बांट दिए, जिन्होंने वो सफेद हाथी खड़े भी कर दिया, बंद पड़े हैं क्योंकि ना गैस प्लान की ना बिजली प्लान की। तो चलिए, अगर ये बात मेरी ठीक है कि सेठ के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, तो फिर सवाल उठता है कि किसके लिए है। तो मैं आपके सामने मुकदमा पेश करूंगा कि ये बजट जो बनाया गया है ये गरीब आदमी के लिए है और मुतवसत तबके का, मिडिल क्लास का बंदा जो कुछ छोटे मोटे कारोबार शुरू कर सकता है उसके लिए है। मैं आपके सामने ये मुकदमा भी रखूंगा कि ये एक सोच समझने, काफ़ी सोचने के बाद बजट बनाया गया है। इसमें दही इलाकों की अलहदा लाया अमल है और शहरी इलाकों के लिए अलहदा लाया अमल है, दोनों की स्ट्रैटेजी अलहदा कर दी गई है। तो शुरू करते हैं गरीब तरीन से, फिर जाएंगे हम मिडिल क्लास तक, फिर रुक जाएंगे क्योंकि उसके आगे मेरे पास कहने को कुछ नहीं होगा। तो जो पाकिस्तान के गरीब तरीन लोग हैं उनको बिस्प के जरिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए उनको कफालत का उनका कुछ ना कुछ जरिया किया जाता है, उनको थोड़ी सी, मैं समझता हूँ उनका हक है, वो हक अदा किया जाता है और को बहुत ज़्यादा पैसे नहीं दिए जाते मगर इतने दिए जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी चलना शुरू हो सके। पिछले 1 साल 6 महीने में तकरीबन 170 से 180% इजाफा किया गया है बिस्प में। ये पिछले 1 साल के अंदर अंदर गालिबन नंबर्स को आगे पीछे हो जाएं तो वो शहबाज राना साहब ठीक कर देंगे मेरे दोस्त, मगर तकरीबन 150% इजाफा पहले किया गया जिससे वो 400 अरब तक आ गया और अब इजाफा 13-14% करके उसको 450 अरब पे लाया गया है। और अभी भी हम लोग आपस में यही तकरार कर रहे हैं कि कहीं और से काट के थोड़ा इसको बढ़ा नहीं सकते। तो पहली बात तो मैंने आपके सामने ये पेश की कि ये बजट जो बनाया गया है ये गरीब आदमी के लिए बनाया गया है, उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनके पास कोई रोज़गार का ज़रिया नहीं, जो गरीब हैं, गांव में रहते हैं, तालीम भी नहीं है, स्किल भी नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं, वो कहाँ जाएं? उनका भी तो हक है इस मुल्क में, हक को अदा करने की कोशिश की गई है। अब उनको छोड़ते हैं, अब आ जाते हैं उन लोगों के पास जिनके पास रोज़गार है मगर गरीब है। तो आप, हमारी कई चलती रहती हैं कि हमारा इन्फ्लेशन यानी महंगाई की शरह इस मुल्क में है क्या, को हमसे को पूछता, हम कहते हैं 16-18% है। आप किसी इकोनॉमिस्ट से पूछा, वो कहता नहीं, जो CPI है वो तो 28-29% है। तो उसको आप 28-29% ही मान लीजिए, छोड़ दीजिए हमारी बात।
तो अगर 28-29% CPI है तो किया यह गया कि जो गरीब लोग हैं, जो तनख्वाहदार गरीब लोग हैं, जो ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 16 तक, वो लोग जो आपको चाय पिलाते हैं, जो आपके दफ्तर साफ करते हैं, जो सुबह खाकरोब होते हैं, वो तमाम लोग जो आपको नीचे आपके दफातर के नीचे खड़े नज़र आते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में सहूलत पैदा करते हैं, उनकी तनख्वाह में 35% इजाफा कर दिया गया। आप 28 नहीं 29 मान लीजिए, 30 मान लीजिए, 32 मान लीजिए, 33 मान लीजिए, इसी तकरार को ख़त्म करने के लिए 35% उनकी तनख्वाह में इजाफा कर दिया गया। और ये जो सरकारी वो लोग जो मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाह में 35% इजाफा किया गया है, जो ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 16 तक जाते हैं, ये तकरीबन 95% हैं टोटल हमारी जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनका। तो 95% के करीब जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में जो महंगाई की शरह थी, उनको रिलीफ देने के लिए, ये रिकग्नाइज करते हुए कि उनके ऊपर इजाफी बोझ पड़ा है, उनकी तनख्वाह में 35% इजाफा कर दिया गया। और जो थोड़े से साहिब हैसियत हैं, जो बेचारा लगी बदी नौकरी कर रहा होता है इस महंगाई के आलम में, उसका अगर वो बड़ा अफसर भी हो तो काफ़ी हैंड टू माउथ रहता है, तो उनकी तनख्वाह में 30% इजाफा कर दिया गया है। और हर सूरत में आप जिस जाविये से भी देखें, जो हमारी महंगाई की शरह है उससे ज़्यादा इजाफा किया गया है ताकि महंगाई का बोझ उन पर ख़त्म हो। लेकिन अगर आप मान लें कि मेरी सारी बात गलत है और कोई आप एक छोटी इंडेक्स निकाल लें कि ये 28 भी नहीं है, ये 40 है, तो जितने मुल्क के वसाइल थे उसके मुताबिक 35% एक गो में उनकी तनख्वाह बढ़ा देना या 30% बढ़ा देना, इतनी गुंजाइश थी। वो गुंजाइश लिमिट से आगे बढ़ के पूरी की गई है। तो मैं आपको पर दूसरी बात जो आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि ये गरीब आदमी के अलावा वो लोग। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक चेंबर ऑफ कॉमर्स में बजट सेमिनार से खिताब कर रहे हैं।